हेलो दोस्तों, मैं मुकुंद आप सबका स्वागत करता हूं हमारे PSRM स्टडी चैनल में। हम लोग आज करेंगे क्लास 10th के हिस्ट्री से पहले चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप का रिवीजन क्लास। अब हम लोग ना अपने CBSE के बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए रिवीजन क्लास करेंगे। हम लोग हर चैप्टर के 3 क्लास करेंगे रिवीजन के पर्पज से। एक क्लास में हम लोग उस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को डील करेंगे जो 1 मार्क्स वाले हैं, ठीक है। फिर हम लोग वैसे ही सेपरेट वीडियो में चैप्टर के जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, जो 3 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको रिवाइज करेंगे। और तीसरे वीडियो में हम लोग उस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन वाले को डील करेंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये रिवीजन क्लास सीरियसली आप लोग अटेंड करेंगे। बोर्ड एग्जाम के पर्पज से आप बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे और बोर्ड एग्जाम में आप बहुत अच्छा मार्क्स सिक्योर करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग पहले चैप्टर हिस्ट्री से नेशनलिज्म इन यूरोप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन डील करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हु वाज फ्रेडरिक सोरियो। फ्रेडरिक सोरियो कौन है? हमें पता है फ्रेडरिक सोरियो वाज अ फ्रेंच आर्टिस्ट। फ्रेडरिक सोरियो एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे जिन्होंने 1848 में एक पेंटिंग की सीरीज तैयार की थी। सो फ्रेडरिक सोरियो वाज अ फ्रेंच आर्टिस्ट हु प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ पेंटिंग इन 1848। फिर हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ सीरीज ऑफ पेंटिंग प्रिपेयर्ड बाय फ्रेडरिक सोरियो। फ्रेडरिक सोरियो ने जो पेंटिंग की सीरीज प्रिपेयर की थी उसका नाम क्या था? तो उसका नाम हम लोग देखते हैं पैक्ट ऑफ नेशन, ठीक है। पैक्ट ऑफ नेशन वाज द नेम ऑफ द सीरीज ऑफ पेंटिंग प्रिपेयर्ड बाय फ्रेडरिक सोरियो। ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म क्या है? देखिए, कंजर्वेटिज्म कहने का मतलब जो कंजर्वेटिव आइडियाज हैं, जो ऑर्थोडॉक्स आइडिया हैं, जो पुराने सिस्टम है, पुराने आइडियाज हैं, उसको सपोर्ट करना। सो कंजर्वेटिज्म इज एन आइडिया विच एडवोकेट्स द एग्जिस्टिंग सोशल एंड पॉलिटिकल सिस्टम। कंजर्वेटिज्म कहने का मतलब एक ऐसे आइडिया से है जो सोसाइटी में जो एग्जिस्टिंग सोशल और पॉलिटिकल आइडिया है उसको एडवोकेट करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। So basically conservatism is an idea which advocates the existing social and political system of society. अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, who did implement the common civil code of 1804 in France? Common civil code of 1804 in France was implemented by Napoleon Bonaparte and it is also known as Napoleonic Code or Common Civil Code. When was the Treaty of Vienna signed? Treaty of Vienna कब साइन हुआ था? तो हमें पता है Treaty of वियना में 1815 में साइन हुआ था। सो ट्रीटी ऑफ वियना वाज साइंड इन 1815। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन, हु हेडेड द वियना कांग्रेस। हु हेडेड द वियना कांग्रेस? द वियना कांग्रेस वाज हेडेड बाय ऑस्ट्रियन प्राइम मिनिस्टर ड्यूक मेटरनिक। ओके, वियना कांग्रेस वाज हेडेड बाय मेटरनिक। ओके, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज मेटरनिक। मेटरनिक कौन है? हमें पता है ना, मेटरनिक ऑस्ट्रियन प्राइम मिनिस्टर है। सो मेटरनिक वाज ऑस्ट्रियन प्राइम मिनिस्टर। हु वाज मेटरनिक? मेटरनिक वाज ऑस्ट्रियन प्राइम मिनिस्टर हु हेडेड द वियना कांग्रेस हेल्ड एट वियना इन 1815, ठीक है। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन वाज द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्टेड? इट वाज स्टार्टेड इन 1821। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कब स्टार्ट हुआ है? 1821 में। और ग्रीक इंडिपेंडेंट कब बना है? 1832 में बाय द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है। सो ग्रीक वॉर स्टार्ट हुआ है 1821 में। ओके, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज यूटोपिया। व्हाट इज यूटोपिया और व्हाट इज यूटोपियन आइडियाज। देखिए, यूटोपिया कहने का मतलब ऐसे आइडियाज से है जो इतने ज़्यादा आइडियलिस्टिक है, ज़्यादा आइडियल है कि उनका प्रैक्टिकल होना, उनका रियल होना मुश्किल है। सो यूटोपियन आइडिया और यूटोपिया इज एन आइडिया विच इज़ टू गुड टू बी रियल और प्रैक्टिकल। यूटोपियन आइडिया ऐसे आइडिया हैं जो इतने अच्छे हैं, इतने आइडियोलॉजिकल हैं कि उनका प्रैक्टिकल होना अनरियल लगता है, उनका रियल होना मुश्किल है, उनका रियल होना पॉसिबल नहीं है। विच ट्रीटी रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। अभी हम लोगों ने जस्ट पीछे डिस्कस किया है कि कौन सी ट्रीटी ने ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में रिकॉग्नाइज किया है। विच ट्रीटी रिकॉग्नाइज ग्रीक एज एन इंडिपेंडेंट नेशन? So the Treaty of Constantinople, the Treaty of Constantinople in 1832 recognized Greece as an independent nation. Is it clear?
ट्रिटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल कब हुआ है? 1832 में, विच रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन. ग्रीक बिकम एन इंडिपेंडेंट नेशन. ग्रीक बिकम फ्री फ्रॉम ऑटोमन एम्पायर. ग्रीक पे पहले किसका रूल था? ऑटोमन एम्पायर का. ग्रीक 1832 में ऑटोमन एम्पायर से अलग एक इंडिपेंडेंट नेशन बनता है. करते हैं व्हेन एंड वेयर वाज द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेंड. फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जहाँ पे लिबरल्स की मीटिंग हुई थी, कब हुई थी और कहाँ हुई थी? सो द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाज कन्वेंड इन 1848 एट सेंट पॉल्स चर्च. सेंट पॉल चर्च में 1848 में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हुआ था. ठीक है, When 1848 where St. Paul Church. उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेम द लीडर्स हु डिड कंट्रीब्यूट इन इटालियन यूनिफिकेशन. इटालियन यूनिफिकेशन में जिन लीडर्स ने कंट्रीब्यूट किया है, जिनका मेजर रोल है, उनके नाम बताने हैं आपको. इटालियन यूनिफिकेशन में मेनली 3 लीडर्स का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. गिसेप मेजनी, काउंट कैबूर और गिसेप गैरीवाल्डी. सो द 3 लीडर्स हु कंट्रीब्यूटेड इन इटालियन यूनिफिकेशन वर मेजनी, कैबूर एंड गैरीवाल्डी. क्लियर है ना. फिर हम लोग क्वेश्चन 13 देखते हैं. व्हाट वाज द नेशनल एंथम ऑफ यूनाइटेड किंगडम? व्हाट वाज द नेशनल एंथम ऑफ न्यू किंगडम ऑफ ब्रिटेन? ब्रिटेन जो नया ब्रिटेन था, यूनिफाइड ब्रिटेन था, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन था, उसका नेशनल एंथम क्या है? हमें पता है गॉड सेव आवर नोबेल किंग. गॉड सेव आवर नोबेल किंग वाज द नेशनल एंथम ऑफ न्यूली यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन. के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. व्हेन एंड हाउ वाज द यूनाइटेड किंगडम यूनिफाइड? व्हेन एंड हाउ वाज द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन यूनिफाइड? Britain was unified in 1707 by the Act of Union. एक्ट ऑफ यूनियन के थ्रू ब्रिटेन यूनिफाइड हुआ है 1707 में. क्लियर है. देखिए, ब्रिटेन के यूनिफिकेशन और एक्ट ऑफ यूनियन के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. हु इज नोन एज द हीरो ऑफ 2 वर्ल्ड्स? Who is known as the hero of 2 worlds? Garibaldi is known as the hero of 2 worlds. Garibaldi is also known as the leader of March of Thousands. मार्च ऑफ थाउजेंड्स या 1000 लोगों के अभियान का नेता भी गैरीवाल्डी को कहते हैं. गैरीवाल्डी को हीरो ऑफ द 2 वर्ल्ड्स भी कहते हैं. सो हु इज नोन एज द हीरो ऑफ 2 वर्ल्ड्स? Garibaldi is known as the hero of 2 worlds. Who is known as the leader of the March of Thousands? Garibaldi is known as the leader of March of Thousands. क्लियर है. फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं. What is the meaning of liberalism in early 19th century in Europe? What is the meaning of liberalism in early 19th century in Europe? लिबरलिज्म का मतलब क्या था यूरोप में अर्ली 19th सेंचुरी के टाइम में. ठीक है. सो लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ. यूरोप के 19th सेंचुरी के अर्लियर फेज में हम क्या देखते हैं? लिबरलिज्म का मतलब फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ पीपल बिफोर लॉ. हमें पता है कि इस टाइम पे कंजर्वेटिव सोसाइटी थी, सभी सिटीजन को इक्वालिटी प्रोवाइड नहीं किया गया था. लिबरलिज्म वर्ड भी हमें पता है, लिबरलिज्म वर्ड डिराइव है लिबर वर्ड से, जिसका मतलब है फ्रीडम. ठीक है. सो लिबरलिज्म मीन्स इंडिविजुअल फ्रीडम एज वेल एज इक्वालिटी बिफोर लॉ. क्लियर है. व्हाट वर द पीपल ऑफ डिफरेंट एथनिक्स इन बाल्कन रीजन नोन एज? बाल्कन रीजन में हमें पता है कि वहाँ पे एथनिक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी. बाल्कन रीजन में एथनिक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी. उस रीजन के लोगों को कॉमनली हम लोग स्लैब्स कहते थे. सो द पीपल ऑफ बाल्कन रीजन इन स्पाइट ऑफ एथनिक डाइवर्सिटी वर कॉमनली नोन एज स्लैब्स. फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट टाइम ऑफ रिजाइम्स वर सेट अप इन यूरोप आफ्टर 1815? यूरोप में वियना कांग्रेस के बाद यूरोप में किस तरह के रिजाइम, किस तरह के गवर्नमेंट को सेटअप किया गया पूरे यूरोप में? ठीक है. हमें पता है कि आफ्टर वियना कांग्रेस ऑटोक्रेटिक रिजाइम और कंजर्वेटिव रिजाइम्स वर सेटअप इन यूरोप. फिर हम लोग देखते हैं व्हाट वर द मैसेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन टू द वर्ल्ड? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दुनिया के लिए क्या मैसेज थे? ठीक है. हम लोगों ने 9th में भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ये चीज़ पढ़ा था, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी. दीज 3 मैसेज वर द गिफ्ट ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन फॉर द वर्ल्ड. फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, लिबर्टी. के बाद हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की. व्हाट इज एलिगरी? व्हाट इज एलिगरी? एलिगरी क्या होते हैं? एलिगरी कहने का मतलब एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को पर्सनिफाई करना है. So allegory means personification of an abstract idea. What is allegory? Allegory is personification of an abstract idea. किसी भाव को रूप देना, किसी भावना को
मूर्त रूप देना कहलाएगा एलिगरी। ठीक है, तो एलिगरी मीन्स पर्सनिफिकेशन ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ एलिगरी ऑफ फ्रांस एंड जर्मनी। फ्रांस और जर्मनी की जो एलिगरी है उनके क्या नाम है। ठीक है, हमें पता है कि फ्रांस के एलिगरी को ला मैरियाने कहते हैं, जर्मनी के एलिगरी को जर्मेनिया कहते हैं। जर्मेनिया एंड ला मैरियाने वर एलिगरी ऑफ जर्मनी एंड फ्रांस। ठीक है, फिर हम लोग ना नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हु वाज द फाउंडर ऑफ यंग इटली। हु वाज द फाउंडर ऑफ यंग इटली। यंग इटली, यंग इटली क्या है, एक सीक्रेट सोसाइटी है। सो यंग इटली वाज फाउंडेड बाय गिउसेप मेज़नी। अगर आपसे ये क्वेश्चन आता है वाज यंग इटली, यंग इटली क्या था, तो यंग इटली वाज अ सीक्रेट सोसाइटी। हु वाज द फाउंडर ऑफ यंग इटली, गिउसेप मेज़नी वाज फाउंडर ऑफ यंग इटली। व्हेन वाज यंग इटली एस्टैब्लिश्ड, व्हेन वाज यंग इटली सेट अप, इट वाज सेट अप इन 1831। मेज़नी ने दो सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, कौन कौन सी, एक यंग इटली और एक यंग यूरोप। और सीक्रेट सोसाइटी का मतलब क्या है, सीक्रेट सोसाइटी का मतलब वैसे रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन से हैं जो यूरोप में पॉलिटिकल चेंज लाना चाहते थे, जो यूरोप में मोनार्की को ख़त्म करके डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लाना चाहते थे। ठीक है ना, सो यंग इटली, यंग यूरोप, इन दोनों के फाउंडर मेज़नी हैं। क्लियर है, सीक्रेट सोसाइटी का मतलब हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, एक और सीक्रेट सोसाइटी थी जिसको हम लोग कार्बोनरी कहते हैं। तो एक नंबर में कई बार ये क्वेश्चन भी आता है, व्हाट वाज कार्बोनरी। कार्बोनरी वाज अ सीक्रेट सोसाइटी। क्लियर है। okay, तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज प्रोक्लेम्ड द जर्मन किंग आफ्टर जर्मन यूनिफिकेशन। जर्मन यूनिफिकेशन के बाद जर्मनी का किंग किसे बनाया गया। ओके, सो द प्रसन किंग विलियम वन वाज प्रोक्लेम्ड एट जर्मन किंग आफ्टर जर्मन यूनिफिकेशन। प्रसा के राजा विलियम वन को 1871 में जर्मनी का राजा बनाया गया जब जर्मन यूनिफाइड हुआ। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज एले। एले क्या था, तो एली वाज अ मेजरिंग यूनिट ऑफ क्लॉथ। एली ना कपड़े को मेजर करने की एक यूनिट थी। ठीक है, व्हेन वाज जर्मनी यूनिफाइड। जर्मनी कब यूनिफाइड हुआ है, तो जर्मनी वाज यूनिफाइड बिटवीन 1866 टू 1871। 1866 से 1871 के बीच में जर्मनी बिस्मार्क के लीडरशिप में यूनिफाइड हुआ है। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द बैटल इन विच नेपोलियन लॉस्ट इन 1813। उस बैटल का नाम बताना है जिसमें नेपोलियन 1813 में हार गया था। हमें पता है कि नेपोलियन बैटल ऑफ वाटरलू में हार गया था। नेपोलियन लॉस्ट द बैटल ऑफ वाटरलू इन 1813। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज प्लेबिसिट। प्लेबिसिट क्या होता है, देखिए प्लेबिसिट कहने का मतलब कलेक्शन ऑफ वोट, लोगों के वोट को कलेक्ट करना। गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर है, लोग उसे एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं, इसलिए लोगों के डायरेक्ट वोट को कलेक्ट किया जाता है। सो प्लेबिसिट इज अ डायरेक्ट वोट ऑफ सिटीजन टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ गवर्नमेंट डिसीजन, जिसको हम लोग हिंदी में जनमत संग्रह भी कहते हैं। हु वाज जोहान गॉटरफ्राइड। जोहान गॉटरफ्राइड क्या थे, जोहान गॉटरफ्राइड वाज अ जर्मन रोमांटिक फिलोसफर। जोहान गॉटरफ्राइड एक जर्मन रोमांटिक फिलोसफर थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज डैशबॉल्क एंड वोल्केजिस्ट। डैशबॉल्क और वोल्केजिस्ट क्या था। डैशबॉल्क मीन्स कॉमन पीपल एंड वोल्केजिस्ट मीन्स कल्चर ट्रेडिशन। जोहान गॉटरफ्राइड ने जर्मनी के लोगों को आइडिया दिया। जोहान गॉटरफ्राइड का मानना था कि अगर हमें जर्मनी को यूनिफाई करना होगा तो ये जर्मनी के जो कॉमन पीपल है उसके थ्रू होगा। जब कॉमन पीपल यूनाइट होंगे, और कॉमन पीपल को यूनाइट करने के लिए जो कॉमन जर्मन कल्चर है उसको प्रमोट करना होगा, लोगों के कल्चरल आइडेंटिटी को प्रमोट करना होगा, तभी लोगों में कॉमननेस की फीलिंग आएगी। सो डैशबॉल्क मीन्स कॉमन पीपल एंड वोल्केजिस्ट मीन्स कॉमन कल्चर और ट्रेडिशन। के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज जोल्वेरिन। जोल्वेरिन क्या था, देखिए जोल्वेरिन वाज अ कस्टम्स एसोसिएशन। जोल्वेरिन एक टैक्स एसोसिएशन था। जो जर्मन कॉन्फेडरेशन के रीजन थे वहाँ पे टैक्सेशन और मेजरमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस थे, तो उन डिफरेंसेस को ख़त्म करके उस रीजन में ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, रिफॉर्म मेजर और वेट सिस्टम को प्रमोट करने के लिए एक टैक्स एसोसिएशन बनाया गया जिसका नाम था जोल्वेरिन। तो जोल्वेरिन वाज अ टैक्स एसोसिएशन established in 1834। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गॉड हैड इंटेंडेड नेशन टू बी द नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड, हु एक्सप्रेस्ड दिस व्यू। ये आइडिया था मेजनी का। ठीक है, मेजनी
का ये आइडिया था कि गॉड ने जो नेशंस का कल्पना की है, गॉड ने नेशंस को एक नेचुरल यूनिट बनाया है मैनकाइंड का। उसके बाद हम लोग एक और स्टेटमेंट देखते हैं, व्हेन फ्रांस स्नीजेज द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेज कोल्ड। जब भी फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी हो जाती है। ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट है ऑस्ट्रियन प्राइम मिनिस्टर मेटरनिक का। देखिए मेटरनिक ने ऐसा क्यों कहा था। हमें पता है कि हम लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा था कि जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ उसका इम्पैक्ट पूरे यूरोप पे पड़ा, ठीक है। वियना कांग्रेस के बाद फ्रांस में फिर से कंजर्वेटिव पावर आया, फिर फ्रांस में 1830 में चेंज होते हैं। तो फ्रांस में जो भी चेंज होते हैं उसका असर पूरे यूरोप में होता है। तो इसलिए मेटरनिक ने कहा कि फ्रांस अगर छींकता भी है ना तो पूरे यूरोप को सर्दी हो जाती है। मतलब फ्रांस में अगर कोई पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हो रहा है, फ्रांस में अगर कोई पॉलिटिकल अपराइजिंग हो रही है तो उस अपराइजिंग का इफेक्ट पूरे यूरोप पे आता है। और ये स्टेटमेंट है मेटरनिक का, ठीक है। सो इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेम द पोलिश आर्टिस्ट हु एक्सप्रेस्ड हु सेलिब्रेटेड हिज नेशनल स्ट्रगल थ्रू ओपेरा एंड म्यूजिक। नेम द पोलिश आर्टिस्ट हु सेलिब्रेटेड हिज नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ओपेरा एंड म्यूजिक। इट वॉज कैरल कर्पिंस्की। आपको पता है कि जब पोलैंड पे रसिया ने कब्जा किया तो रसिया अपनी लैंग्वेज, अपने कल्चर को पोलैंड पे इम्पोज करना चाह रहे थे। पॉलिश लैंग्वेज को बैन कर दिया गया पब्लिक लाइफ में, स्कूल में। तो चर्च में जो चर्च के वर्शिपर थे उन्होंने अपने लैंग्वेज को प्रमोट किया। कैरल कर्पिंस्की जो एक फेमस आर्टिस्ट थे, उन्होंने अपने ओपेरा और म्यूजिक से पॉलिश लैंग्वेज को कंटिन्यू किया, पॉलिश लैंग्वेज को प्रमोट किया, ठीक है। सो द आर्टिस्ट वाज कैरल कर्पिंस्की। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज फेमिनिज्म। फेमिनिज्म क्या है? फेमिनिज्म एक ऐसा आइडिया है जो फीमेल को, जो वुमेन को इक्वल वोटिंग राइट्स, इक्वलिटी देने की बात करता है। सो फेमिनिज्म इज एन आइडिया विच सपोर्ट्स, विच एडवोकेट्स इक्वलिटी फॉर वुमेन। Feminism is an idea which supports equality for women, and a person who believes that women must be given equality is known as feminist. जिनको भी ऐसा लगता है कि वुमेन को इक्वलिटी देनी चाहिए वो होंगे फेमिनिस्ट। और फेमिनिस्ट का जो सपोर्ट है, फेमिनिस्ट के जो आइडिया है वो कहलाएंगे फेमिनिज्म, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द इंग्लिश पोएट हु सपोर्टेड ग्रीक वॉर इंडिपेंडेंस। नेम द इंग्लिश पोएट हु सपोर्टेड एंड सेक्रीफाइस्ड हिमसेल्फ फॉर ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। वैसे इंग्लिश पोएट का आपको नाम बताना है जिन्होंने ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को सपोर्ट किया और ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में उन्होंने अपने लाइफ को सेक्रीफाइस किया। सो द पोएट वाज, द इंग्लिश पोएट वाज लॉर्ड बायरन. Lord Byron has supported the Greek War of Independence. He went in the movement. He went to participate the struggle and support Greek, and he sacrificed his life in the struggle. लॉर्ड बिरॉन ग्रीस को सपोर्ट करने के लिए युद्ध में भी गए और वहाँ उनकी तबीयत खराब हुई और वो मर गए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डिड यूरोपियन आर्टिस्ट्स एंड स्कॉलर्स एप्रिसिएट ग्रीक। यूरोपियन जो आर्टिस्ट हैं, स्कॉलर्स हैं, उन्होंने ग्रीक को कैसे एप्रिसिएट किया है। तो यूरोपियन आर्टिस्ट एंड स्कॉलर्स एप्रिसिएटेड ग्रीक एज द क्रैडल्स ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। देखिए ग्रीक की जो सिविलाइजेशन है, ग्रीक की जो हिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यूरोप की पहली कंट्री थी ग्रीस जो सिविलाइज हुई थी। तो ग्रीस ना यूरोपियन सिविलाइजेशन का क्रेडल है। क्रेडल मीन्स जिसमें बच्चे को खिलाते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि आज जो यूरोप इतना एडवांस है, इतना सिविलाइज्ड है, यूरोप इनिशियली ग्रीस से ही सिविलाइज्ड हुआ है। सब ग्रीस वाज द फर्स्ट कंट्री टू बी सिविलाइज्ड। तो इसलिए ग्रीस पे क्या था ना, ऑटोमन एम्पायर का कब्जा था। ऑटोमन एम्पायर बेसिकली एक मुस्लिम एम्पायर था टर्की का। तो जो यूरोप के जो स्कॉलर्स हैं, यूरोप के जो पढ़े लिखे लोग थे, उन्हें ये बात अच्छी नहीं लग रही थी कि उनके कॉन्टिनेंट का पहला सिविलाइजेशन जो कंट्री था, जो फर्स्ट सिविलाइज्ड कंट्री था, उसके ऊपर दूसरे रिलीजन का कब्जा आज भी है। तो इसलिए ग्रीक के मूवमेंट को सपोर्ट मिला यूरोप के और भी रीजन से, यूरोप के डिफरेंट रीजन से ग्रीक के मूवमेंट को सपोर्ट मिला। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द टू ड्यूज विच वर एबॉलिश्ड बाय नेपोलियन बोनापार्टे। नेम द टू ड्यूज विच वर एबॉलिश्ड बाय नेपोलियन बोनापार्टे। इट वाज सर्फडम एंड मैनेरियल ड्यूज। सर्फडम एंड मैनेरियल ड्यूज। देखिए सर्फडम वैसे ड्यूज थे जो फ्यूडल्स को देते थे, जो फ्यूडल्स के अंडर रहने वाले लोग थे, जो फ्यूडल के अंडर जो लोग होते थे, उन्हें फ्यूडल को अपनी सर्विस के लिए ये टैक्स देना पड़ता था। और मैनेरियल ड्यूज था कि जो गवर्नमेंट के जो
नोबल्स के जो मेंशन है, जागीर है, प्रॉपर्टीज है, उनके मेंटेनेंस के लिए टैक्स देना पड़ता था, मैन्योरियल ड्यूज। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए हैं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे, और अगर इस चैप्टर से कोई वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आता है तो आप सक्सेसफुली उसको अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जो 3 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको रिवाइज करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास को आपने काफ़ी एंजॉय किया होगा, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।